एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम क्लास 7th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, जिसके हम 4th चैप्टर में आए हैं, जिसका नाम है द मुग़ल एम्परर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सुल्तान पीरियड था, जो मुग़ल पीरियड था, वो कैसे एक दूसरे से अलग हुआ करता था। क्योंकि काफ़ी बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो सुल्तान पीरियड था वो भी जिसने स्टार्ट किया वो सऊदी अरेबिया साइड से था। फिर जो मुग़ल पीरियड आया उसमें भी जो किंग है वो सऊदी अरेबियन साइड का है। तो उसको हम मुग़ल एम्परर के नाम से अलग से क्यों जानते हैं? हमने उनको जो 5 डायनेस्टीज़ जो हैं, जो 5 किंगडम्स हैं सल्तनत की, उनमें क्यों कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट ईयर पेपर में ऑप्शनल जो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर जो होते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुग़ल पीरियड से आए हुए हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्परर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। पहला ये है कि ब्रीफ डिस्कशन, जो अहोम्स हुआ करते थे, जो अहोम्स होते थे, उन्होंने रेजिस्टेंस किया था। वो जो मुग़ल थे उनके अगेंस्ट थे, उसके बारे में आपको बात करने की बोला गया है। फिर दूसरा, जो ये कॉइन सिस्टम हुआ करता था मुग़ल के, उसके बारे में बात की गई है। तीसरे क्वेश्चन में बात की गई है एकता सिस्टम और जो ज़मीनगिरी सिस्टम होती थी, जागीर सिस्टम, उसके बारे में बात की गई है। जो एकता सिस्टम था वो सुल्तान के टाइम पे था। जो सुल्तान हुआ करते थे वो एकता सिस्टम लाए थे, और जो जागीर सिस्टम है वो कौन लाया था? मुगल्स लाए थे। तो इसके बारे में बात की गई है। फिर ट्रेड कॉमर्स ऑफ मुग़ल एम्परर पॉलिसीज़, जो ट्रेड हुआ करता था, जो कि बिज़नेस डील्स हुआ करती थी फॉरेनर्स के बीच में और मुगल्स के बीच में, उसके बारे में बात की गई है। अगर आपको ये टर्म याद हो फॉरेनर्स, हमने इसको डिस्कस किया था पिछले चैप्टर्स में कि ये जो वर्ड है फॉरेनर, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फॉरेन का मतलब ये नहीं था कि भारत के बाहर वाले। फॉरेन का मतलब क्या होता था ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर लास्ट 4th क्वेश्चन में ये है कि जो अकबर है उसने राजपूत पॉलिसी शुरू की थी। मतलब उन्होंने राजपूत के साथ संधि करने के लिए एक पॉलिसी लाए थे, उसके बारे में बात करने के लिए कहा गया है। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन है, किसानों की जो स्थिति रही होगी 13th to 17th सेंचुरी के बारे में हम, मतलब जो 13th सेंचुरी के बाद राजपूत पीरियड अपना 12th सेंचुरी तक था। 13th सेंचुरी से क्या होता है? सल्तनत पीरियड शुरू होता है। और जो मुग़ल एम्परर का टाइम है वो 17th पीरियड में, 17th सेंचुरी में आके क्या होता है? ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। तो इसमें जो ये बीच का पूरा टाइम है, ये सल्तनत और मुग़ल दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिए पड़िएगा। जो ये फर्स्ट अपना स्लाइड है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है कि मुगल्स क्या थे, उनका जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि जो मुग़ल आए, जो मुग़लों का शासन रहा, उसमें भारत को इतनी क्षति नहीं पहुंची। जो इंडियन इकोनॉमी थी, ऑल्दो उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई कि मतलब कुछ चीज़ें जो यहाँ की बहुमूल्य चीज़ें थी वो और देशों में गई। ये चीज़ था, जैसे सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा गया, है ना। तो ये चीज़ें तो हुई मुग़ल के टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे या उसके पहले। पर सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था इंडिया को, वो कब हुआ था? जब ब्रिटेन, जो ये इंग्लिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, जब उन्होंने भारत पे राज्य किया, तो सबसे ज़्यादा भारत की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। इसका आंसर यहीं कहीं से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, जो मुगल्स थे या जो सुल्तान थे, उन्होंने यहाँ पे राज्य किया, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे भी चीज़ें बिल्ड करते थे कि चलो ठीक है, यहाँ पे हमने ताजमहल बना दिया, लाल किला बनवा दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करते थे। और यहाँ का टैक्सेशन इनको मिलता था, उस टैक्स को वो यहीं यूटिलाइज़ किया करते थे। मतलब जैसे जो टैक्स उनको भारत से मिला है वो भारत में ही यूटिलाइज़ करेंगे, अपने राजभवन बनवाएंगे, अपने महल बनवाएंगे, या फिर कुछ अलग चीज़ें करेंगे अपने लिए। ऑब्वियसली जनता के लिए भी कुछ करेंगे, पर मोस्टली क्या होता था, भारत का पैसा भारत में रह जाता था, तो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। वेयर एज जो ब्रिटिश पीपल आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ से बहुत सारा टैक्स लिया
और किसको दिया? ब्रिटेन गवर्नमेंट को दिया। इससे क्या हुआ? भारत की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई। तो यहाँ से आपको एक पता चलता है कि जैसे जो लाल किला है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आज भाषण देते हैं अपना, तो वो भी किसने बनवाया था? मुगल्स ने बनवाया था। इससे आपको पता चलता है कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अपने भारत में क्या किया। नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना कि जो लाल किला है वो इन्होंने बनवाया, मुगल्स ने बनवाया, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जनरेट करता है किसके थ्रू? मुगल्स के लिए। अब बात करते हैं कि मुगल्स थे कौन, मतलब ये सुल्तान से अलग क्यों थे, इनको हमने अलग नाम क्यों दिया, इनके बारे में हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, सुल्तान में इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो बात ये है कि जो मुग़ल नाम है, जो वर्ड है, वो कहाँ से आया है? मंगोल से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? मंगोल से आया है। अब क्या था, जो ये बाबर था, जो पहला मुग़ल एम्परर था, जो पहला राजा था जो भारत आया मुग़ल, वो कौन था? बाबर था। अब बाबर के कौन कौन होंगे? पापा होंगे और मम्मी होगी। तो जो फादर है वो किससे कनेक्टेड थे? जो उनके फादर हुआ करते थे वो तैमूर से कनेक्टेड थे, और जो उनकी मदर थी वो जंगीज़ खान से कनेक्टेड रहती थी। मतलब कि कनेक्टेड रहती थी एज इन कि उनके एंसेस्टर्स जो थे, जो मम्मी साइड में उनके नाना जी साइड की जो फैमिली थी वो तैमूर साइड की थी, वो जंगीज़ खान साइड की थी, और जो पापा के साइड के थे वो किससे रिलेटेड थे? तैमूर से। तो जो ये बाबर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी लिंकेज, मतलब कि हमारे एंसेस्टर हैं, वो किसको दिखाया? तैमूर को दिखाया, जंगीज़ खान को नहीं दिखाया। एक सवाल ये भी आता है कि उन्होंने जंगीज़ खान को क्यों नहीं दिखाया। देखो, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इम्पॉर्टेंट एज इन उनको बहुत पॉपुलर कहा जा सकता है, जैसे कि पॉपुलर जिनको लोग जानते हैं, है ना। तो जंगीज़ खान भी बहुत पॉपुलर था और तैमूर भी बहुत पॉपुलर था, पर जंगीज़ खान ज़्यादा नेगेटिव वे में पॉपुलर था। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जंगीज़ खान ने रूल किया वहाँ पे क्या करता था? सब लोगों को मार देता था, जला देता था। ही वॉज़ रियली रूड, बहुत ज़्यादा रूड एकदम लेवल पे था जो वो जंगीज़ खान हुआ करता था। इसलिए जो बाबर है उसने क्या क्या कहा? उसने कहा कि मैं क्या हूँ? तैमूर का वंशज हूँ। उसने तैमूर को अपना एसोसिएटेड मान लिया कि हाँ, हम तैमूर के एंसेस्टर्स हैं। तो वो इस चीज़ पे प्राउड था उसको कि वो तैमूर के एंसेस्टर्स हैं। इन्होंने क्या किया था? इसने कैप्चर किया था दिल्ली, तैमूर ने 1398 में, बाबर ने 1398 में क्या किया था? कैप्चर किया था। और वो तैमूर ने कैप्चर किया था, इसलिए बाबर भी इस चीज़ पे प्राउड था कि मैं भी कभी दिल्ली को क्या करूँगा? कैप्चर करूँगा। तो इस चीज़ के कारण इसने तैमूर को अपना एंसेस्टर माना है, इसलिए वो तैमूर पे प्राउड करता था, जंगीज़ खान पे नहीं करता था। एक और है, एक पेंटिंग है जो इस चैप्टर में आपको गिवन है एनसीईआरटी की बुक में। उसमें इसने क्या किया है? तैमूर और खुद को एक साथ ऐसे बैठ के फ़ोटोज़ पेंटिंग बनवाई है। ऑब्वियसली वो पेंटिंग तैमूर जब ज़िंदा था तब बाबर ज़िंदा नहीं था, इसलिए वो पेंटिंग ऐसे बनाई गई कि हाँ ठीक है, तैमूर को बैठा दिया, फिर बगल में दिखा दिया कि बाबर बैठा है। ये किस लिए किया गया है? जीनोलॉजी के लिए, मतलब ग्रुप फोटोग्राफ काइंड ऑफ एक सिनेरियो बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि जो बाबर है वो तैमूर के रिलेटिव में आता है। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं कि जो मुग़ल्स थे, जो ये बाबर था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं था कि पैदा होते ही भारत में आक्रमण कर दिया, उसने कहीं और आक्रमण किया होगा, कहीं का राजा रहा होगा, कहीं राज्य किया होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बाबर था ये पहला मुग़ल एम्परर था। 1526 से इसने 1530 तक क्या किया है? राज किया है भारत में, ठीक है। तो सिर्फ 4 साल इसने राज किया भारत में। इसने एक फरागाना जगह था अफ़गान में, वहाँ पे रूल करता था। ये बहुत छोटी सी उम्र में राजा बन गया जब ये 12 साल का था, ठीक है। अब जब कोई छोटा सा राजा बन जाता है, कोई छोटा सा इंसान है जो राजा बन जाता है, तो उसको हराना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि भाई छोटा सा राजा है, वो ज़्यादा उसके पास पॉलिटिकली इतना एक्सपांड नहीं है उसका ब्रेन, वो मिलिट्री को कैसे हैंडल करते हैं वो भी इतने जल्दी नहीं सीख पाता। इसलिए क्या करता है? इसको हरा दिया जाता है, इसको भगा दिया जाता है। कौन भगाता है इसको? यूज़बेंग्स, ठीक है, यूज़बेंग्स। एक चीज़ और याद रखना, ये जो यूज़बेंग्स है ये लोग किससे रिलेटेड है? जंगीज़ खान से रिलेटेड है। तो एक तो वो चीज़ थी कि जो जंगीज़ खान है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला था, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लोग उसको देखते थे। दूसरा क्या हुआ? उन्होंने लड़ाई भी कर ली इससे, बाबर से, तो क्या हुआ? और ज़्यादा बुरा लगने लगा उसको इस चीज़ का कि ये हमारे अगेंस्ट है, इसलिए उसने और जंगीज़ खान को अपने एंसेस्ट्री में नहीं लाया था वो, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, इसने बहुत साल बाद फिर से अपना कैप्चर किया लैंड जहाँ पे वो था, ठीक है। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ इंडिया दिल्ली इब्राहिम लोदी। उसके बाद क्या किया, वो अफ़गान से भारत आया, उसने इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था, लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द सुल्तान्स, जो सुल्तान की आखिरी डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, इब्राहिम लोधी की थी। तो जो इब्राहिम लोधी था इसको हराया इसने 1526 में, ठीक है। और 1526 ये पहली बैटल थी जो इंडियन मतलब सुल्तान और इसके बीच हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, पानीपत में। तो पहली बैटल कहाँ हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में थी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। इसमें ऑब्वियसली क्या हुआ, जो लोधी था वो हार गया, ठीक है। और इसने जो बाबर है इन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट कर लिया यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। यू विल नोटिस फॉर एग्जांपल दैट द अफगान्स वेयर इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटीज़। जो मुगल के इमीडिएट थ्रेट थे, मतलब जो मुगल के तुरंत अगेंस्ट आ जाते, वो कौन थे, अहोम्स। कौन थे, अहोम्स। अहोम्स भी कहाँ से रिलेटेड है, गाजी से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना। जो सिख हुआ करते थे वो भी अगेंस्ट पे थे, ठीक है। और बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, जैसे हाउ द हुमायूं रिलेशनशिप विथ साफिद ईरान इज़ डिफरेंट फ्रॉम अकबर रिलेशनशिप। जो अकबर है उसकी भी रिलेशनशिप थी साफिद खान के साफिद जो है उनके रिलेशन में था अकबर भी, और हुमायूं भी उनके रिलेशन में था। रिलेशन एज इन रिश्तेदार नहीं था, पर एक काइंड ऑफ कनेक्शन था, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप देखेंगे इसमें। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो मुग़ल एंसेस्ट्रीज थी, जो मुग़ल पूरे थे रिश्तेदार, मतलब मुग़ल की जो पूरी डायनेस्टी थी, उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आपको पता चलेंगे कि पहले ये इसका दोस्त था फिर दुश्मन बन गया, पहले ये ऐसा था फिर ऐसा हो गया। सबसे पहले किसके बारे में हम पढ़ते हैं, बाबर। बाबर के बारे में हम पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहला मुग़ल जिसने भारत पे राज किया वो बाबर था। 1526 में ये आया, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। कहाँ, कौन से बैटल में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। 1527 में इसने राणा सांगा को डिफीट कर दिया, ठीक है। फिर 1528 में ये राजपूत ऑफ चंदेरी जो थे, जो चंदेरी के राजपूत थे, उनको हरा दिया। और इसने आगरा और दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बाबर ने सिर्फ 4 साल राज किया, और 4 साल में ये क्या करता रहा, अपना एक्सपांशन करता रहा। एक तो दिल्ली सल्तनत वैसे भी एक्सपांड हो गई थी, जो ये लोधी डायनेस्टी तक का तो थोड़ा कम हो गया था, पर फिर भी एक राज्य था, बड़ा राज्य था। उसके बाद इसने लोधी को जो इब्राहिम लोधी है उसको हराया, फिर और लोग जो थे चंदेरी के राजपूतों को हरा दिया, राणा सांगा को हरा दिया। तो इससे क्या हुआ, और ज़्यादा जो दिल्ली का इम्पोर्टेंस था वो बढ़ता गया, राज्य क्या हुआ, बढ़ता गया। इसके बाद हुमायूं आया। तो बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं। बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं। हुमायूं जब आया तो ये जो था ये बहुत छोटा था, मतलब हुमायूं बहुत छोटा था जब बाबर की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो हुमायूं है ये इतना अच्छे से राज नहीं कर पाया, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ा, हुमायूं को भारत छोड़ के अफ़गान जाना पड़ा, जब शेर खान ने हुमायूं के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो शेर खान जो डिफीटेड हुमायूं इन 1539। तो इसके मरने के 9 साल बाद शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको 40 में फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान भगा दिया इसको, ठीक है। फिर हुमायूं ने ही साफिद जो खान है, जो साफिद शाह है ईरान का, भी हमने पढ़ा ना, रिलेशनशिप बिटवीन साफिद खान, साफिद ऑफ ईरान एंड रिलेशनशिप बिटवीन अकबर एंड साफिद ऑफ ईरान, ठीक है। तो हुमायूं के टाइम पे साफिद ने क्या किया, हुमायूं को सपोर्ट किया ताकि हुमायूं वापस जा सके और शेर खान को डिफीट कर सके और इंडिया में क्या कर सके, अपना इस्टेब्लिशमेंट बना सके। तो इसने ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। तो 1555 पे इसने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, और उसके 1 साल बाद ये मर गया। मतलब जो बाबर है और हुमायूं, इन दोनों ने ज़्यादा टाइम तक राज नहीं किया, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। अब हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर। अब हुमायूं भी जल्दी मर गया, तो जो अकबर था वो 13 साल की उम्र में राजा बन गया, ठीक है। इसका जो पूरा टाइम है ये 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। पहले 1556 से 1570 तक, ठीक है। ये पहले एक इंडिपेंडेंट ऑफ, जितने भी इसके डोमेस्टिक स्टाफ थे उनसे थोड़ा इंडिपेंडेंट होके चलता था, ठीक है। और जो मालवा थे, गोंडवाना, ये लोगों के
के ऊपर इन्होंने क्या किया था, सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम, ठीक है, एंड द यूजिंग बेग्स। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized and 1569 Ranthambore। इसने भी क्या किया, जो राजपूत किंगडम्स थे उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। पहले 1568 पे किसके किया, सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर पे, उसके बाद 1569 पे रणथंभौर पे कर दिया। ये पहला फेज़ था, ठीक है। फिर सेकंड फेज़ में क्या हुआ, मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात। अब ये गुजरात के साइड पे अपना, पहले राजस्थान साइड में इसने अपना एक्सपेंशन किया, फिर गुजरात के साइड में अपना एक्सपेंशन किया, गुजरात, बिहार, बंगाल, ठीक है। यहाँ पे भी रिवॉल्ट द 1579 और 1580 का जो रिवॉल्ट हुआ वो सपोर्ट किया किसने, इसके हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम ने। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो अभी तक आपने जो राजपूत डायनेस्टी पढ़ी उसमें आप बहुत कम कन्फ्लिक्ट देखते थे भाई भाई के बीच में, ठीक है। बहुत कम कन्फ्लिक्ट देखा होगा कि आपने छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया या बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। तो इसमें जो ये मुगल डायनेस्टी थी, इसमें आप देखोगे कि जो हाफ ब्रदर है, जो भाई है या जो रिलेटिव्स हैं, वो एक दूसरे से ही लड़ते रह जाते थे, ठीक है। फिर थर्ड आता है 1585 से 1605 तक। इसमें एक्सपांशन किया बाबर ने अपने, और जो कैंपेन है उसका, ये कदार और उसने बहुत सारी चीज़ें सीज़ की। इवन जो सफ़ीद जो थे, इन्होंने हुमायूं की मदद की थी। अगर आपको याद हो, पिछले ही स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि हुमायूं ने इनकी मदद ली और दिल्ली को रिकैप्चर किया। अकबर ने उनको ही सीज़ कर लिया, मतलब उनकी ही किंगडम को जीत लिए वो वापस, ठीक है। कश्मीर को, काबुल आफ्टर डेथ ऑफ, और जो काबुल, जो मिर्ज़ा हाकिम जो हाफ ब्रदर था, इसकी डेथ के बाद उसका भी जो एरिया था वो क्या किया, इन्होंने अपने कंट्रोल में ला दिया, ठीक है। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ इरेज डिस्ट्रॉयड एंड रिबेल विद द प्रिंस। और लास्ट में जब अकबर की लास्ट मतलब स्थिति आने वाली थी, वो जब मरे उसके पहले क्यों उनकी डेथ हुई का रीज़न बहुत बड़ा था, जो सलीम का रिवॉल्ट था। सलीम के लिए उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी। एक्चुअली अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर अकबर के सलीम हुए और सलीम ने रिवॉल्ट कर दिया, जिसके कारण अकबर वॉज वेरी डिप्रेस्ड, उनकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने सलीम की जगह जहांगीर जो था उसको राजा बना दिया, ठीक है। इसने जहांगीर ने क्या किया, अपना जो किंगडम अकबर ने बनाया था उसको एक्सपांड करता रहा, ठीक है। और इसके जो किंगडम है इसमें बहुत सारे जो रूलर्स थे उसने मुग़ल सर्विस को हाँ कर दिया। इसका क्या मतलब होता है, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ठीक है हम अपने राज्य में राज्य करेंगे, पर हम महाराज जो उपाधि है वो मुगल्स को देंगे। मतलब हम खुद अपने राज्य में राज करेंगे, पर हमारा जो टैक्स आता है, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो हम किसको देंगे, राजा मुगल्स के राज को देंगे, ठीक है। लेकिन जो सिख हुआ करते थे, अहूम हुआ करते थे, इनके अगेंस्ट ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जहांगीर, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेजीम। फिर जो इसमें भी क्या हुआ, इसके जो बच्चे थे उन्होंने भी क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। जो नूर जहाँ थी, जहांगीर की वाइफ, ठीक है, ये याद रखना कि जो नूर जहाँ थी, अभी तक आपने किसी क्वीन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। इवन जब शाहजहाँ के बारे में आप पढ़ेंगे तो शाहजहाँ के बारे में भी आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि हाँ उन्होंने ताजमहल बनवाया था, ये पता चलता है, पर कहीं आपको क्वीन का इम्पोर्टेंस देखने नहीं मिलता। इससे आप ये भी सोचो कि देखो जब रज़िया सुल्तान आई थी तो उसमें भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था रज़िया सुल्तान को। मतलब वो तो सुल्तान बन गई थी, वो तो किंगडम की लाइक एम्परर बन गई थी, पर फिर भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी गई थी। आप इस पीरियड में, मुग़ल के पीरियड में भी देखोगे कि जो उनकी क्वींस हुआ करती थी, जो बेगम हुआ करती थी, उनको भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर नूरे जहाँ को दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती थी अपने किंगडम के स्टैब्लिशमेंट में और उनके प्रोसेसिंग में। मतलब किंगडम कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क करना चाहिए, इसमें नूरे जहाँ का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। अब कौन आया, शाहजहाँ आए। शाहजहाँ ने भी अपना जो चल रहा था वो करते गए, कंटिन्यू करते गए, ठीक है। द अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल एंड वॉज डिफीटेड। एक ये इंसान आया, इन्होंने रिबेल किया, अफ़गान से आया और ये हार गया, ठीक है।
फिर अगेंस्ट फिर इन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन्स लाए अलग अलग जगह की तरफ कि चलो ठीक है, और ये बहुत सारी जगह को सीज़ करते रहे, जैसे ओरछा को सीज़ किया इन नॉर्थ वेस्ट, इन कैंपेन टू सीज़ बुल खान फ्रॉम उर्जेक वॉज अनसक्सेसफुल। एक इनका अनसक्सेसफुल रहा कि जो ये यूज़ बैंक्स थे इनके अगेंस्ट इन्होंने जब कैंपेन किया तो उसमें ये हार गए। इससे आपको समझ में आता है कि जो यूज़ बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। आप देखो उन्होंने बाबर को हरा दिया, फिर बाबर ने उनको हरा के अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, पर फिर भी बाकी अभी धीरे धीरे टाइम पे आप देखोगे कि वो अपनी पावर में मेंटेन्ड रहे। ठीक है, शाहजहाँ ने उनके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश की पर वो हार गया। ठीक है, और इसके बाद लास्ट इसने मिर्ज़ापुर फोर्स चूज फॉर पीस। ठीक है, फिर उन्होंने पीस के लिए बोला। ठीक है, इसके बाद जो औरंगजेब था, जो इनका बेटा आया औरंगजेब, ही वॉज विक्टोरियस एंड विथ हिज 3 ब्रदर्स। इसके 4 बेटे थे जिनको आप राजा बोल सकते हो। ठीक है, पहला कौन सा था? औरंगज़ेब, और दूसरा एक तो दारा शकोह है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? कि जो शाहजहाँ था वो चाहता था कि जो दारा शकोह है उसको दिल्ली की सल्तनत मिले। ठीक है, पर औरंगज़ेब ऐसा होने नहीं दे रहा था। जो दारा शकोह है वो इतना लड़ने में या किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज मोर ऑन की पोएट्री, पीस, मतलब इन सब चीज़ों में, सूफ़ी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो खुद को इमर्ज रखता था। वो इसमें डूबा हुआ था कि शांति, कविताएं, उसको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं था। पर शाहजहाँ का जो प्रिय पुत्र था वो दारा सुकून था। वो चाहते थे कि दारा सुकून को किंगडम मिले, पर औरंगजेब ने ऐसा होने नहीं दिया। औरंगजेब बहुत ज़्यादा रिबेल काइंड ऑफ था। उसने भी क्या किया? अपने पिता को जेल में डाल दिया। ठीक है, और जो दारा सुकून है उसका गला काट के अपने पिता को गिफ्ट किया था कि ये लो, आपका फेवरेट बेटा है तो आप इसको अपने पास रखो। ठीक है, फिर औरंगज़ेब आया। औरंगज़ेब ने अहोम को डिफीट किया। देखो, आपको बहुत सारी जगह अहोम के बारे में पता चलेगा। अहोम्स भी किससे कनेक्टेड थे? जो जंगीज़ खान है उनसे कनेक्टेड थे अहोम्स। तो आप देखो कि अहोम्स कब से लड़ते आ रहे हैं। बाबर के टाइम पे लड़ा, अकबर के टाइम पे लड़ा, इसके टाइम पे भी लड़ रहे हैं। ठीक है, बट द रिबेल्ड अगेंस्ट इन 1680s। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारी जगह एक्सपैंड किया। टेम्परेरी सक्सेसफुल रहा ये सिख के अगेंस्ट। आप देखना जो रिलेशनशिप विद सिख है मुग़ल, वो भी अच्छी नहीं रही। सिख हमेशा मुग़ल के अगेंस्ट में ही रहे हैं। ठीक है, और ये पहला था जो टेम्पररी सक्सेसफुल था सिख के अगेंस्ट, नहीं तो सिख से सब हारते ही जा रहे थे। ठीक है, इसने इंटरनल मुगल्स इंटरविजन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो राजपूत थे उनके इंटरनल मैटर में ये क्या करने लगा? इन्वेजन करने लगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, तुम ये राजा बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, इसकी ऐसा होना चाहिए, इसके यहाँ ऐसा होना चाहिए, जिसके कारण जो राजपूत थे उन्होंने रिबेल कर दिया। ठीक है, फिर मराठा शिवाजी के अगेंस्ट भी जो है वो पहले सक्सेसफुल रहा। मतलब शिवाजी के अगेंस्ट जब ये लड़ रहा था तो ही वॉज सक्सेसफुल। फिर इसने शिवाजी जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मैं मराठा जो है सल्तनत एक्सेप्ट करता हूँ। फिर शिवाजी इनके कोर्ट में गए ये कहने के लिए कि चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर जो मुग़ल था, ये जो औरंगजेब था, इन्होंने क्या किया? इंसल्ट कर दिया। जब इसने इंसल्ट किया तो उसके कारण क्या हुआ? जो शिवाजी हैं वो गुस्सा हो गए, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। वो आगरा से एस्केप करके भागे थे, मतलब उनको आगरा में बंद करके रखा गया था। तो शिवाजी ने क्या किया? वहाँ से भाग गए, खुद को इंडिपेंडेंट किंग बोला और फिर मुग़ल के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिए। इसका जो बेटा था उसका नाम था अकबर। ठीक है, उसका भी नाम क्या था? अकबर। इसने भी क्या किया? अगेंस्ट चला गया राजा के। आप देखना हर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मुग़ल में जो बेटा है वो अपने पिता के क्या है? अगेंस्ट जाता रहता है। आप सलीम को देख लो, आप मतलब बाबर तो पहले ही मर गया, हुमायूं उसके अगेंस्ट जा नहीं पाया। फिर जो अकबर है उसमें भी हुमायूं पहले मर गया, अकबर उसके अगेंस्ट जा नहीं पाया। फिर अकबर का बेटा सलीम अगेंस्ट चला गया, औरंगज़ेब अगेंस्ट चला गया, शाहजहाँ भी अगेंस्ट चला गया, सब क्या होते गए? अगेंस्ट चलते गए। अब इसका भी जो बेटा आया अकबर, वो भी क्या करा? अगेंस्ट चला गया। ठीक है, एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास एंड डेक्कन सुल्तान्स। तो डेक्कन में सुल्तान थे, डेक्कन प्लाटू में, और जो ये मराठा थे ये तो ऑलरेडी अगेंस्ट थे औरंगज़ेब के, मुगल्स के। तो इन सब के सपोर्ट से जो अकबर था, जो इनका बेटा था, इसका बेटा था, उसने क्या किया? रिबेल कर दिया
एंड ही फाइनली फ्लेड टू सफ़ीद्स वेयर इन ईरान। ठीक है, तो वापस ईरान चला गया। अकबर के रिबेलियन के बाद जो अकबर ने लड़ाई की, जो प्रिंस और राजा के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद जो है जो औरंगज़ेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान्स। तो जो डेक्कन के सुल्तान थे, इसके अगेंस्ट औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी कि तुमने मेरे बेटे का सपोर्ट किया था मुझसे लड़ने के लिए, अब मैं तुमको क्या करूँगा, मार दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और 1698 में औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज कंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट मराठास। तो जो मराठास हैं, पहले तो वो क्या करते थे, मुगल्स की ये चीज़ याद रखना, वो अपने सेनापति को या अपने स्लेव को ये ऑर्डर देते थे कि तुम मेरे लिए ये वाला कैप्चर करके लाओ एरिया। ठीक है, वैसे बोलते थे, जैसे आपको याद होगा कि जो बहुत सारे ऐसे किंग हुआ करते थे सुल्तान पीरियड में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा था, उसने क्या किया था, अपने स्लेव को बोला था कि तुम जाओ और तुम मेरे लिए साउथ इंडिया वाला पार्ट कैप्चर करके लाओ। तो ऐसे ही सारे मुगल्स हुआ करते थे, वो अपने स्लेव को बोला करते थे कि तुम जाओ और ये एरिया कैप्चर करके लाओ। पर इस टाइम जब इन्होंने मराठा से जो वॉर किया, उसमें ये पर्सनली गया। इससे तुम समझ सकते हो कि मराठा किंगडम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा रहा होगा, कितने बड़े पैमाने में उन्होंने लड़ाई की होगी, जिसके लिए इसको खुद जाना पड़ा लड़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ याद रखने लायक है। ठीक है, और औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस टू द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी रिबेल चल रहे थे इसके अगेंस्ट, जो सिख थे, जाट थे, सतनामीज थे, ये सब अहोम्स जो थे, ये सब मराठा, सब कोई जो था ये इसके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वैसे अगर आपको एक क्वेश्चन आया था, आई गेस प्रीलिम्स का था या जीएस पेपर 1 का था, कि आपको क्या लगता है जो मुगल्स का एटीट्यूड था, जो डिफरेंस था मुगल के बाकी किंग्स जैसे औरंगज़ेब और अकबर, उनके एटीट्यूड में जो डिफरेंस था वो क्या लाता है। जैसे अकबर का एटीट्यूड क्या था, उसने सारे जो जितने धर्म हैं उनको मान्यता दी। उसने एक चीज़ और की, उसने राजपूत पॉलिसी अपनाई कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लेता हूँ एंड देन आई विल लुक आफ्टर योर किंगडम, एंड आपको मतलब आप हमारे रिश्तेदार हो जाओगे तो हम लड़ेंगे नहीं। ये किसका काम था, अकबर का काम था। पर औरंगजेब ने क्या करना, इंसल्ट करना शुरू कर दिया, जैसे उसने शिवाजी का इंसल्ट किया, जिससे क्या होता गया, इंसल्ट के कारण शिवाजी ने क्या किया, लड़ने लग गए। शिवाजी का सपोर्ट पाके उनका बेटा भी लड़ने लग गया। इससे क्या होता गया, जो ग्रुपिंग थी वो बड़ी होने लग गई और औरंगजेब कमज़ोर होने लग गया। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन। इसमें भी क्या हुआ, इसके जो बच्चे थे वो बार बार लड़ते रहे, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट, उनके बीच एक दूसरे से अपने इनके बच्चे लड़ रहे थे, इन सब के कारण इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसकी डेथ के कारण और सब बच्चे लड़ने लग गए, बकवास होने लग गया। ठीक है, अब मुगल ट्रेडिशन हम देखेंगे। अब मुगल का जो ट्रेडिशन है सक्सेशन का, मतलब अगर आपको एक चीज़ ध्यान दी हो तो जो राजपूत पॉलिसी थी या इसके पहले के जो राजा हुआ करते थे, उसमें ज़्यादातर क्या होता था, बड़े बेटे को राज दिया जाता था। जैसे हर्षवर्धन जो था, उसके बड़े भाई को राज दिया गया था, पर जब उसके पिता की डेथ हो गई, उसके बड़े भाई की डेथ हो गई, तब हर्षवर्धन को गद्दी मिली, है ना। तो ऐसा ही होता था, जो बड़ा बेटा था वो राजपूत किंगडम में वो राजा बनता था। पृथ्वीराज चौहान बड़े बेटे थे, पर छोटे बेटे के राज सिंहासन करने की बात कही गई थी। पर पृथ्वीराज बाद में क्या हुआ, इवेंचुअली पृथ्वीराज सिंह को ही मतलब वो बनाया गया, किंग माना गया, एक्सेप्ट किया गया, छोटे बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जो मुगल्स होते थे, इसमें क्या होता था, 4 बेटे हैं, चारों को डिवाइड कर दो, उनकी अलग अलग किंगडम्स दे दो। तो दोनों में जो सक्सेशन होता था वो अलग तरीके के होते थे। राजपूत में क्या होता था, सारा राज्य बड़े बेटे को मिलता था। आप राम को देख लो, जो श्री राम हैं वो बड़े बेटे थे। तो किंगडम का पूरा जो किंग बनाया गया था वो श्री राम को अकेले बनाया गया था कि ठीक है, आज से इस किंगडम के राजा आप हैं। ठीक है, लेकिन जो मुगल्स होते थे उसमें क्या होता था कि अयोध्या के तुम राजा बन जाओ, कहीं और के तुम राजा बन जाओ, इलाहाबाद के तुम बन जाओ। तो क्या होता था, जो एक किंगडम होता था, उसके अलग अलग राज्य में अलग अलग बेटे को राज दिया जाता था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ सही है, तो आप सोच के बताओ आपको क्या लगता है। ठीक है,
फिर मुग़ल रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स, ठीक है। अब अदर रूलर्स के बारे में बात करेंगे कि मुगल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कंपेन कर रहे थे, मतलब वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनकी अथॉरिटी। मतलब जैसे अकबर है, वो बाकी सब राजाओं से लड़ेगा, पर अगर एक राजा है जिसने बोल दिया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ, तो मुग़ल उससे नहीं लड़ते थे, बाकी सबसे वो लड़ते रहते थे हमेशा, ठीक है। मुग़ल बहुत पावरफुल बन गए थे, ठीक है। और जो इसलिए अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे मेरे पास मान लो बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत बड़ी राजा हूँ, तो कुछ लोग क्या करते थे, खुद ही हार मान जाते थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, कि फालतू में क्यों लड़ना, हम तो हार जाएंगे ही, तो हम नहीं लड़ते हैं, हम खुद ही जाके उस मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित हो जाते हैं कि भाई आज से हमारा राज भी तुम्हारा हुआ, लड़ो मत हमसे, ठीक है। जो राजपूत थे दे वर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत, जो बहुत सारे राजपूत फैमिलीज़ थी उन्होंने ऐसा किया था। जैसे कि आप जोधाबाई को देख लो, तो जो जोधाबाई थी वो राजपूत किंगडम से बिलोंग करती थी, और उनकी शादी हो गई अकबर से सिर्फ इसलिए ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो और वो जो मुग़ल हैं उनसे जुड़ सकें, ठीक है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स, आपको पता ही है, ठीक है, एंड रिसीव द हाई पोजीशन बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब हमारी बेटी से शादी कर लो एंड आप हमको अपने जो मुग़ल सल्तनत है उसमें हमको जगह दे दो, ठीक है। और उनको बहुत हायर पोजीशन भी दी जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने इसका रेजिस्टेंट किया था, मतलब उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। जो सिसोदिया राजपूत थे, इनसे अभी आप याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो सिसोदिया राजपूत थे उनको हराया गया था, मतलब लड़ाई हुई होगी, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, मतलब सिसोदिया ने क्या किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वंस डिफीटेड हाउएवर दे आर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ये हार गए थे पर इनको ह्यूमिलिएट नहीं किया गया था, जैसे कि शिवाजी को ह्यूमिलिएट किया गया था, पर इसको ह्यूमिलिएट नहीं किया गया था, ठीक है। दे वर गिवन देयर लैंड्स वतन, तो ये एक चीज़ यूज़ करते थे वर्ड वतन, ठीक है। तो जहाँ पे उनको हराया गया था वो लैंड उनको वापस दे दी गई थी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वापस दे दी गई थी। चलो तुम हार गए हो पर तुम्हारा जो लैंड है वो तुम दे दो, ठीक है। बैक एज असाइंड वतन जहागीर, लेकिन इस टाइम पे इनको ऐसे नहीं दिया गया था कि तुम अब यहाँ के राजा हो, एक जागीर टाइप की दे दी गई थी कि ये वतन आपका जागीर है, आप इसको रख सकते हो, ठीक है। दिस वॉज द careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and their craftians। इससे क्या होता था, अगर कोई इंसान तुमको हरा के तुमको रिस्पेक्टफुली रखता, रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। जैसे जैसे अंडरटेकर है और जॉन सीना, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और जॉन सीना हार जाता है, लेकिन अंडरटेकर उसको ह्यूमिलिएट नहीं करता, उसको बोलता है चलो ठीक है हम हार गए तुम जीत गए, जो भी है गले मिलके चला जाता है। इससे क्या होगा, जॉन सीना के मन में एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आ जाएगी कि चलो मेरे को हराया बट इसने मेरे को ह्यूमिलिएट नहीं किया, ठीक है। एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता था। इसी तरह जो मुग़ल थे इन्होंने पॉलिसी अपनाई, इन्होंने हराया तो सिसोदिया राजपूतों को हराया तो, पर उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया, ठीक है। इससे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहा। ये देखो ये क्वेश्चन है, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटीज। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट। उन्होंने जो इंसल्ट किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, नेगेटिव ही आए, है ना। अब ये मनसबदार और जागीरदार सिस्टम याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब क्या होता था, जैसे मुगल्स थे इन्होंने भी अलग अलग, एकता सिस्टम क्या था, एकता सिस्टम में क्या हुआ करता था, छोटा सा राज्य इसको 4-5 भाग में डिवाइड कर देंगे, उसको हम बोलेंगे एकता। ऐसे मुगल सम्राट, जो मुगल सल्तनत थी उसमें क्या हुआ, जो मुगल का ये आया पीरियड उसमें क्या किया गया था, उसमें भी ऐसा ही किया गया था, बस नाम चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। द टर्म मासिबदार refers to the individual who holds the मनसाब, ठीक है, मीनिंग द पोजीशन और रैंक। अब जो भी ये हमने पढ़ा कि जो राजपूत होते थे जिन्होंने शादी करा दी अपनी बेटियों की, वो क्या करते थे, वो एक कोर्ट में पोजीशन होल्ड करते थे कि चलो ठीक है अब तुमने हमारी बेटी से शादी कर ली है, अब तुम आज से कोर्ट में ये वाली पोजीशन, जैसे सेनापति मान लो या सेना नायक, कि कोई भी अच्छी सी पोजीशन उनको दी जाती थी, ठीक है। तो ये
इनको हम कहते थे मासिब, मतलब एक पोजीशन होल्डर को हम कहते थे मासिब, उनको कोई भी पोजीशन मिली होती थी। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम, ये कैसा था, ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे अभी आप देखना कि ये ग्रेड ए के ऑफिसर हैं, ये ग्रेड बी के ऑफिसर हैं, ऐसे ही उन जो राजा हुआ करते थे, वो जो मासिब हुआ करते थे, उनको ग्रेडिंग की जाती थी। कौन से बेसिस में होती थी ग्रेडिंग? इनको इनकी एक रैंक फिक्स की जाती थी, इनको सैलरी भी मिलती थी, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिला करती थी कि चलो ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हुई, ठीक है। इनको एक ज़ात कहा जाता था, जो सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ के थ्रू इनकी जो रैंक है वो डिसाइड की जाती थी, उसको ज़ात कहते थे। द हायर द ज़ात द मोर प्रेस्टीजियस वॉज द नोबल पोजिशन इन अ कोर्ट, मतलब जितनी ज़्यादा तुम्हारी ज़ात है उतनी ही ज़्यादा तुमको सैलरी मिलेगी, ठीक है, ऐसा कंसीडरेशन किया जाता था, ठीक है। द नोबल पोजिशन इन अ कोर्ट एंड द लार्जर हिज आर्मी, और मतलब इस सैलरी, अब अभी भी ऐसा ही होता है, आप देख लो कि जितनी ज़्यादा जिसकी पोजीशनिंग है, जितना ज़्यादा अच्छे से जो काम कर रहा है, जितना बड़ा हेड है, उसको उतनी पोजीशन मिलेगी। अब जैसे कोई एक कंपनी है, वहाँ पे कोई एक वर्कर है, उसको कम पैसा मिलेगा, फिर कोई इंजीनियर है, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो जीएम है उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, फिर जो डीजीएम है, डायरेक्टर है, उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो सीईओ है, ऐसे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पैसा मिलता है। ऐसे ही जितने ज़्यादा यहाँ पे होते थे उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलता था। द मासिबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और स्क्लेवरी मैन। इनको क्या करते थे, क्लेवरी मैन, जो भी ये एक अमाउंट ऑफ, इनको ऐसा रहता था कि 10 सिपाही रखने हैं तुमको, ठीक है। और ये जो सिपाही हुआ करते थे, इनको ये मुगल के जो राजा होते थे उनके पास लेके जाया करते थे, रिकॉर्ड लेके जाया करते थे, उनको उसके थ्रू हॉर्सेस मिलते थे और पैसा मिलता था उनकी जो रेवेन्यू के थ्रू या जैसे भी, ठीक है। मासिबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू, जो टैक्सेशन होता था वो उनको मिला करता था, ठीक है। और उनको असाइंड कॉल्ड जागीर। तो ये चीज़ याद रखना कि जो जागीर है ये क्या हुआ करती थी, जागीर क्या करते थे, एक लैंड दे देते था, उसका रेवेन्यू जो हुआ करता था वो मासिब को मिला करता था। ऐसे ही किसके साथ हुआ था, सिसोदिया राजपूत के साथ हुआ था। पहले जो उनकी जगह थी जहाँ पे उनका पूरा रेवेन्यू हुआ करता था, वो क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था, ठीक है। विच वेर समवॉट लाइक इक्ताज, आपको पता है इक्ता जैसा था ये, बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट ऑफ मासेदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन विथ देयर जागीर्स। इक्ता में क्या होता था, जैसे इस लैंड का इक्ता है, इस लैंड का जो इक्तेदार है वो ए है, तो वो जो ए मेंबर हुआ करता था ये इसी इक्ता में रहा करता था, ठीक है, मतलब वहीं प्लेस में रहा करता था। लेकिन अब जो ये मासबदार थे, इनका पक्का नहीं था कि ये अपनी जागीर में रहेंगे। जैसे कोई इंसान है, वो मुंबई का मासबदार है पर वो दिल्ली में रह सकता था। इक्ता सिस्टम में क्या था, अगर कोई दिल्ली का इक्तेदार है तो वो दिल्ली में ही रहेगा, वो कहीं और बाहर जगह पे नहीं रह सकता, ठीक है। मासिबदार बहुत सारी अपने कंट्री के बहुत सारे एरियाज़ में इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। इन अकबर लीजन दीज जागीर्स वेयर केयरफुली असाइंड सो दैट रेवेन्यू वाज रफली इक्वल टू द स्लेवरी ऑफ मासिबदार। ये अकबर के टाइम पे इसने क्या किया था, अब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ये जो सैलरी है वो दिया करता था, जैसे 100 रुपये। तो अकबर ने ऐसी जगह देखी थी कि जैसे मान लो एक मासिबदार है, उसको 100 रुपये मिलता है, तो उसको उस लैंड पे रखा था जहाँ का रेवेन्यू 100 या 110 हो। इससे क्या होता था, पहली चीज़ करप्शन कम हो जाता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करेगा तो वो 10 रुपये का करेगा, है ना, या तो 10 रुपये का करप्शन अगर कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसको 10 रुपये ही बस करप्ट होंगे, 10 रुपये ही जाएंगे, बाकी तो वो उसकी सैलरी है वो तो उसको मिलनी ही थी। तो ये चीज़ किसने की थी, अकबर ने की थी। बाय औरंगजेब रिजीम दिस वॉज नो लॉन्गर द केस ऑफ द एक्चुअल रेवेन्यू। औरंगजेब के टाइम पे एक चीज़ ये हो गई थी कि बहुत सारे जो इक्तेदार मासिबदार बन गए थे, तो बहुत सारे के कारण क्या हुआ था, इतने बड़े लैंड में बहुत सारे हो गए तो क्या हुआ, रेवेन्यू बहुत कम मिलने लगा एक एक को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम रेवेन्यू मिलने लगा था। देयर वाज ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मासिबदार विच मेंट नो लॉन्गर मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड अ जागीर। इससे एक चीज़ और होती थी, जैसे अब 1000 जागीर हैं और 2000 मासिबदार, तो अब जागीर मिलने में टाइम लगने लग गया था लोगों को, ठीक है।
These and the other factors created the shortage of number of जागीर. इससे क्या होता था, जो जागीर थी वो कम पड़ने लगी थी. As a result, many जागीरदार tries to extract as much revenue as possible while they had a जागीर. तो अब क्या करते थे, अब जैसे इस जागीर में एक ए राजा दिया गया है, पर कहा गया है कि तुम 5 साल तक इसमें रूल करोगे, उसमें जो बी राजा है 5 साल बाद बी राजा जो है वो इस जागीर पर रूल करेगा. तो अब जो ए वाला है वो कोशिश करता था कि वो 5 साल में पूरा खून चूस जाए, एकदम इतना ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा दे ताकि जो दूसरा मतलब पूरा टैक्स ले सके, ताकि इसके पास पैसा रहे. ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, जितना ज़्यादा ये कर सकते थे. औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ रेजीम एंड पीजेंट्स देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली. तो आप एक चीज़ ये याद रखना कि जो औरंगजेब का टाइम आया, इसमें ये जागीरदारों को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया. इसके कारण रेवेन्यू बहुत लिया गया किसानों से. जब किसानों से बहुत सारा रेवेन्यू लिया गया तो जो किसानों की हालत थी वो कैसी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ज़ब्त एंड ज़मींदारी के बारे में, जो ज़मींदार हुआ करते थे. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑन द पीजेंट्री. सबसे जो पहला जो कंट्रोल था वो किससे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, किसानों से लिया करते थे. ठीक है, अब बहुत सारे इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू अ रूलर एलाइट दैट इज टू द हेडमैन और लोकल क्राफ्टमैन. तो बहुत सारी जगह पे क्या होता था, जो किसान होते थे वो जो रूलर हुआ करता था, वहाँ का जो हेडमैन हुआ करता था, उससे क्या करता था, टैक्स दे देते थे उनको, और वो टैक्स को जो ज़मींदार होता था वो राजा को दिया करता था. द मुगल्स used one term zamindars to describe all the intermediates that were local headmen. तो देखो इसमें आप देखोगे, जैसे इसको आप मान लो कि ये मुगल का रूलर है, ये ज़मींदार है. तो ज़मींदार क्या करता था, जो गरीब लोग हैं उससे मार मार के टैक्स लेता था और उसके बाद वो टैक्स मुगल्स को दे दिया करता था. इस इंसान को, जो ये मिडिल मैन है, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था ज़मींदार. ठीक है, द करप्ट ऑफिसर रिसीव अ ब्राइड एंड अ टैक्स कलेक्टर पनिश पुअर पीजेंट मैन्स. ठीक है, जो टैक्स कलेक्टेड हुआ करता था वो पुअर जो गरीब किसान हुआ करते थे, इनको क्या करता था, बहुत प्रताड़ना दिया करता था. ठीक है, जो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था तो तोदरमल, ही कैरिड आउट केयरफुली सर्वेज ऑन द क्राफ्ट. अब ये चीज़ याद रखना आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है अकबर ने की थी. इनका जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है, वो उसका नाम क्या था, तोदरमल. तो ये तोदरमल क्या करता था, बहुत केयरफुली इसने सर्वे किया था क्रॉप फील्ड में, प्राइजेस में, एरिया ऑफ कल्टीवेशन में, फॉर अ 10-year पीरियड 1570 से 1580 तक. उस बेसिस में ये टैक्स फिक्स करके रखा था. ठीक है, कि जैसे अगर उसने क्या किया, पहले ये देखा कि कौन से लैंड में मतलब कितनी ज़मीन किसकी है, उस ज़मीन में अच्छी ज़मीन है तो ज़्यादा टैक्स लेंगे, बुरी ज़मीन है तो कम टैक्स लेंगे. हर फसल में भी टैक्स फिक्स किया गया था कि जैसे गंगा नदी के किनारे चावल ज़्यादा होगा क्योंकि पानी मिलेगा, तो वहाँ से चावल की जो टैक्स है वो ज़्यादा रखेंगे. पर गेहूँ जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो सूखे में होती है तो उसका टैक्स क्या लेंगे, कम लेंगे. ऐसा फिक्स कर दिया गया था. ठीक है, ईच प्रोविजन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 revenue circles with their own schedules of revenue rate. एक रेवेन्यू रेट सिलेक्ट किया गया था. द रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त कहा जाता था रेवेन्यू सिस्टम को. द प्रिवेलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड. तो हर जगह पे सर्वे नहीं कर पाए थे क्योंकि तब के टाइम पे इतनी अच्छी एरिया नहीं था, इतना ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं थे कि तुम सब जगह कर लो. जहाँ जहाँ वो कर पाए थे वहाँ पे ही किया जाता था. ठीक है, एंड केप्ट वेरी केयरफुली अकाउंट्स को बहुत केयरफुली रखा जाता था. ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, गुजरात और बंगाल में. क्यों नहीं हो पाया था गुजरात और बंगाल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट पे चल रहे थे. ठीक है, इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर. कहीं कहीं पे ज़मींदार को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी. द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देम टू रिबेल. कभी कभी क्या होता था, जो एक्सप्लॉयटेशन जो होता था वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो ज़मींदार थे वो लड़ाई कर देते थे. ठीक है,
जो कभी कभी समटाइम्स जो जमींदार होते थे और जो किसान होते थे वो सेम कास्ट के हुआ करते थे। और कास्ट पहले के टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर था किस चीज़ के लिए, कि वो इक्वालिटी यूनिटी के लिए। अगर तुम ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण तो चलो एक साथ हो जाते हैं, ऐसा था। तो कभी कभी जो ज़मींदार हुआ करता था और जो किसान हुआ करते थे वो सेम कास्ट के होते थे। सेम कास्ट के होने के कारण वो यूनाइट हो जाते थे, और यूनाइट होने के बाद वो क्या करते थे, लड़ देते थे, अगेंस्ट चले जाते थे मुगल अथॉरिटीज़ के। These peasants' revolt challenged the stability of the Mughal emperor from the end of the 17th century। जब 17th century का एंड आया उसके बाद से क्या होने लग गया, उसके बाद से जो मुगल्स हैं ये वीक पड़ने लगे, ये बार बार जो किसानों का विद्रोह हो रहा था उसके कारण। अब अकबरनामा और ऐन आई अकबर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अकबरनामा है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो इनके दोस्त ने लिखी, ठीक है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि अकबरनामा में द फर्स्ट वॉल्यूम, तीन वॉल्यूम है। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद द अकबर एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबरिज्म। द थर्ड वॉल्यूम इज द ऐन आई अकबरी, ठीक है। तो जो अकबरनामा है ये किताब है, इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या बताया गया, अकबर पापा ऐसे थे, अकबर की मम्मी ऐसी थी, अकबर के दादा दादी ऐसे थे। इसमें सेकंड पार्ट में बताया गया कि अकबर ने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया। और तीसरे में एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मीज, रेवेन्यूज़ एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्परर के बारे में बात की गई है कि वो कैसे रहा करता था, उसका घर कैसा था, वो रेवेन्यू कैसे लेता था, आर्मी कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। जो कल्चर था वो उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। ऐन आई अकबर is its rich statistical detail about the things adverse as a crop, field, prices, wages, revenue। तो सबसे ज़्यादा बारे में बात की गई है। अब अ क्लोजर लुक टू अकबर्स पॉलिसी। अभी देखो आप पूरे एनसीईआरटी में अकबर अकबर कर रहा है, इससे आपको क्या समझ में आता है, अकबर वॉज रियली इम्पोर्टेंट मुगल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एम्फोसिस दिया गया है वो किसको दिया गया है, अकबर को दिया गया है, ठीक है। बहुत एक बड़ा काइंड ऑफ फीचर जो अकबर वॉज एलेबरेटली डिस्कस बाय अबुल फैज इन हिज बुक अकबरनामा, ठीक है। और लास्ट वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बताई गई है। इसमें क्या कहा है कि जो अबुल फैज था इसने बहुत अच्छे से अकबर की जो अकबर के बारे में बताया। अब अगर अकबर के बारे में बताया तो उसके राज्य शासन, राज्य कुल, किंगडम्स, इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। स्पेशली थर्ड वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, ठीक है। ये भी बताता है कि जो किंगडम है वो डिवाइड किया गया है, प्रोविजन्स उनको क्या कहते हैं, सूबास, ठीक है। और गवर्न बाय सूबेदार्स, सूबेदार्स जो हैं वो सूबास को गवर्न करते थे। बोथ पॉलिटिकली, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकली एंड मिलिट्रिकल फंक्शन। तो जो पॉलिटिकल फंक्शन होते थे सूबा के, जो मिलिट्रिकल फंक्शन हुआ करते थे वो सब कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। ईच प्रोविंसन मतलब हर जगह पे, हर एक प्रोविंस जो हर एक सूबा था उसका फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था, और दीवान भी उसको कहा जाता था। क्यों उसको रखा जाता था, ताकि वो शांति मेंटेन कर सके, लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर सके। और जो सूबेदार थे दे वर सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, ये आईएएस ऑफिसर जैसे थे। जैसे आईएएस ऑफिसर्स है ना, वो उनको एक जगह पे रखा जाता है ताकि वो वहाँ पे सब चीज़ मेंटेन कर सकें, पीस मेंटेन कर सकें, वैसे ही यहाँ पे भी था, ठीक है। उन जो मिलिट्री मैंस थे, जो मिलिट्री पे मास्टर थे, उनको कैसे थे, बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबली प्रोटेज सदार, मिलिट्री कमांडर्स फौजीदार एंड द टाउन पुलिसमैन कमांडर कोतवाल। आप देखो, आप इन सब चीज़ों को अभी भी इन सब वर्ड्स को यूज़ करते हो, है ना। तो इन सब वर्ड्स को याद रखना कि इसको क्या कहा जाता था, ठीक है। अब नूरे जहाँ इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है कि जो नूरे जहाँ थी वो पहली क्वीन थी जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। इनका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि जो कॉइन हुआ करता था उसमें किंग और क्वीन की जो इमेज है वो बनी रहती थी, ठीक है। और उसमें लिखा करता था कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड इवेलुएट मिनिस्ट्री नूरे जहाँ बर्दाश बेगम, ये सब लिखा रहता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इम्पोर्टेंस दिया गया क्वीन को, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब अकबर नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर ने बहुत बड़ा एक्सपांशन किया, उसको बहुत रेवेन्यू मिला, ठीक है। और बहुत बड़ी उसने आर्मी बनाई, ठीक है। और ये जो लोग हुआ करते थे ये बहुत ज़्यादा वो हुआ करते थे, लॉयल हुआ करते थे किंग को लेकर, ठीक है। बट लास्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट हो गए, इन्होंने अपना
लॉयल्टीज टू द एम्परर वेयर वीकन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो किंग है उससे इनका भरोसा उठता गया। इन लोगों ने खुद को अपना राजा बना लिया कि भाई हम ही राजा हैं, हम ही अपने मन से सब करेंगे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। वाइल अकबर वॉज इन फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570s। अभी ये पता करो कि फतेहपुर सिकरी में अकबर क्यों था, तो सलीम पैदा हो जाए इसलिए अकबर फतेहपुर सिकरी में था। ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन। जब वह फतेहपुर सिकरी गया तो उसने रिलीजन पे अपनी बातें करना शुरू की। उसका इंटरेस्ट आया कि धर्म पे, सिद्धांतों पे, इन सब चीज़ों पे उसका जो डिस्कशन शुरू हुआ। उसने उल्मा, ब्राह्मण्स, जेसूट, प्रीस्ट, इन सब के बारे में, एंड हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोटोरियंस, उन सब के बारे में डिस्कशन करने लगा। इबादत खाने के बारे में उसने बात की। ठीक है, इबादत खाना एक प्लेस हुआ करता था जहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द डिफरेंट पीपल। ये अलग अलग जो लोग हुआ करते थे, आप देखना जब सुल्तान पीरियड स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस दिया गया था, मस्जिदों को इम्पोर्टेंस दिया गया था। पर अकबर अब रिलीजन पे थोड़ा क्या हो गया था, इंटरेस्टेड हो गया था। अब उसको जानना था कि जो अलग अलग लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, वो ऐसे क्यों रह रहे हैं, उनका क्या व्यू है इस चीज़ में। ठीक है, दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन अ प्लेस कॉल्ड इबादत खाना। वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो बात हुआ करती थी। ठीक है, ये अलग अलग लोगों से बात करते थे जो अलग अलग फेथ के होते थे। ठीक है, ही रियलाइज दैट द रिलीजन स्कॉलर्स वेयर emphasis rituals and dhongma and religion scholar were emphasis rituals and often bigots। मतलब वो कहा करते थे कि जो प्रीस्ट है, जो भी आपका मेन इंसान है जो पूजा करवा रहा है, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ करना है, और उनका कोई क्वेश्चन का जवाब वो नहीं देते थे कि जैसे ये चीज़ हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये नहीं बताते थे। ठीक है, और एक चीज़ और वो करते थे, ये किसी और पर्सन के बिलीफ में, उसके कल्चर में बोल देते थे कि अगर ये दूसरा इंसान है जो इस कल्चर में बिलीव कर रहा है, ये गलत है। आपको अगर याद होगा तो जो अकबर का धम्मा था, अशोका का जो धम्मा था, वो क्या कहता था, सबके कल्चर में बिलीव करो और वो करो जो सही है। ठीक है, किसी को दुख मत दो, दर्द मत दो। अकबर ने ये अब डिस्कवर किया कि जो लोग हैं, जो पंडित हैं, जो मौलाना हैं, जो प्रीस्ट हैं, ये सब लोग कैसे हैं, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। ये सिर्फ बोलते हैं ऐसा है तो ऐसा करो। दूसरी चीज़ ये क्या बोलते हैं कि अगर मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से अलग है तो तुम्हारा कल्चर गलत है। ये चीज़ जो है वो डिफरेंस पैदा करती है। ठीक है, और इस दैट इवेंचुअली लेड अकबर टू हैव आइडिया ऑफ सुख इक्वल और द यूनिवर्सल पीस। इन्होंने बात की कि अब सबके बीच में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसान उसके रिलीजन के थ्रू डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसने बल्कि एथिक्स वैल्यू पे ध्यान दिया, जैसे ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। ठीक है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। Abul Faz helped Akbar in framing a vision of governance around his idea of Suke Kul. The principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. तो जो अकबर है इसने बात की कि हम ऐसे नहीं रूल करेंगे कि हम जो हमारे रिलीजन के हैं उनको ध्यान देंगे, बाकियों के रिलीजन को ध्यान नहीं देंगे। उसने कैसे बोला, उसने बोला कि हम ऐसे रूल करेंगे कि जो लोग ऑनेस्ट हैं, जिनको जस्टिस चाहिए, जो लोग अच्छे हैं, पीस चाहिए सबको, वो हम करेंगे। ठीक है, जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर पॉलिसी ऑफ सोके कल इन फॉलोइंग वर्ड्स। ये आप खुद पढ़ना कि उसने अपने पापा के बारे में क्या बोला, कि हमारे पापा कैसे थे, हमारे पापा ऐसे थे, वैसे थे, इनके बारे में। ठीक है, द मुगल एम्परर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, एफिशिएंसी कम हो गई थी राजाओं की, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली इन सब में थोड़ा वीक हो गए थे। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते थे उन्होंने जो लैंड की वेल्थ है उनको अपने अपने फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। बट सम विजिटर वर ऑल्सो अप्लाइड टू द स्टेट पॉवर्टी। मतलब कुछ जो ट्रैवलर्स आए, कुछ जो बाहर से लोग आए, उन्होंने क्या बोला कि जो भारत है वो बहुत महान राज्य है, वहाँ पे जो मुगल्स हैं वो ऐसे राज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गरीबी पे भी ध्यान दिया। मतलब तुम देखो, जैसे बाहर से कोई आदमी आता है तो वो हर जगह ट्रैवल नहीं करेगा, वो सिर्फ अच्छी अच्छी जगह जाएगा। अगर सिर्फ अच्छी अच्छी जगह देखेगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सब बहुत अच्छा है।
कुछ ट्रैवलर्स होंगे जो अच्छी अच्छी जगह पे जाने के लिए जिस रास्तों का प्रयोग करेंगे वो गांव से होते हुए जाएगा, शॉर्टकट होगा, जंगलों से होके जाएगा, तो वो वहाँ की एक्चुअल सोसाइटी जो पॉवर्टी में जी रही है, जो गरीबी में जी रही है, गुर्बत में जी रही है, उसको देखेगा। तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग हैं जो गरीबी में भी जी रहे हैं। द इनइक्वालिटीज़ वेयर ग्लेरिंग, जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई। द डॉक्यूमेंट फ्रॉम 20th century on शाहजहाँ regime informed us the highest ranking मसबदार वेयर ओनली 450 in नंबर, और टोटल 8,000 थे। उसने बताया कि मासबदार 8,000 हैं लेकिन हाईएस्ट में सिर्फ 445 हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि बहुत सारे मासबदार हैं लेकिन उनमें से बहुत सारे क्या हैं, गरीब हैं। मोर देन मतलब 100% में से सिर्फ 20-10% जो हैं वो अमीर हैं। ठीक है। The small number of mere 5.6% of the total numbers of Masabdar received 61.5% of the total estimate revenue of the emperor as salary for themselves and their troopers। इससे क्या समझ में आता है, जैसे अभी भारत का हाल है ना, 10% लोग हैं और उनके पास बहुत सारी जायदाद है, और बाकियों के एक भी नहीं है, गरीब में जी रहे हैं, खाना नहीं पूछ रहा है, ठंड से मर जाते हैं, लू से मर जाते हैं, तूफान आए तो सबसे पहले मर जाते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, गाड़ी आई मर जाते हैं। तो ऐसा ही है, पहले भी रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कुछ बहुत अमीर थे और बाकी सब बहुत सारे गरीब थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ठीक है। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मास्टरदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑन देयर इनकम्स ऑन सैलरी एंड गुड। ठीक है। एक्सपेंडिचर बेनिफिट आर्ट में इसमें आपको थोड़ी बहुत बातें की गई हैं कि जो राजा हुआ करता था, जो मासबदार हुआ करते थे, वो लग्जरी से जी रहे थे। ठीक है। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो किसान है उससे बहुत सारा पैसा लेके जो मुग़ल थे, जो ज़मींदार थे, ये लोग बहुत आराम से जी रहे थे। पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, जो खेती करते थे, जो मेहनत करते थे, उनको इतना ज़्यादा पैसा कुछ नहीं मिलता था। ठीक है। ये लोग कैसे रहते थे, गरीबी में रहते थे। दे वर पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हेड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसोर्सेज। मतलब किसान से इतना टैक्स ले लिया जाता था कि उसके पास सिर्फ खाने के पैसे बचते थे, वो उससे कुछ और नहीं खरीद सकता था। जैसे मान लो एक किसान है, उसने बड़ी मेहनत की, उसने 10 बोरे अनाज उगाए, अब उसकी फैमिली में 2 लोग रहते हैं, तो जो राजा आया वो 8 बोरे लेके चला गया, अब सिर्फ 2 बोरे उसके पास बचे, तो 2 बोरे में खाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट जो क्रॉपिंग होगी उसके लिए सीड्स रखेगा। उसके पास इतना पैसा ही नहीं बचता था कि वो कुएं खुदवाए या कैनाल बनवाए ताकि उसका काम ईजी हो पाए। ठीक है। तो the wealthier peasants and the artisan groups, the merchants and the bankers profited by the economical world। ठीक है। the norm बहुत सारी जो पैसा था ये सब किसको मिला गया था, एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप्स और मुगल्स को मिल जाता था। ठीक है। एज अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइन, धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल का एम्पर हैं उनकी पावर कम होती गई, क्षीण होती गई, उनकी शक्ति इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ये कमज़ोर होते गए। ठीक है। द सर्वेंट्स इमर्ज्ड इन पावरफुल सेंटर्स ऑफ द पावर। अब क्या हुआ, जो इनके सर्वेंट्स थे, राजा जब भी राजा गरीब होता है तो जो उसके सर्वेंट्स हैं वो अमीर होने लगते हैं। राजा गरीब क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सर्वेंट्स को पैसा देता रहता है, सर्वेंट उसको स्टोर करता रहता है और धीरे धीरे वो राजा की पोजीशन में आने लगता है। तो जो सर्वेंट्स थे वो क्या हो गए, पावरफुल हो गए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपने अपने जो दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़, इन्होंने अपनी नई डायनेस्टीज़ बनाई। ठीक है। जैसे हैदराबाद, अवध, यहाँ पे नवाबों का राज हुआ। नवाब क्या हुआ करते थे, वही जो गरीब जो स्लेव हुआ करते थे वही नवाब बन जाते थे। ठीक है। एंड दे रिकोगनाइज द मुगल एम्पर ऑफ दिल्ली एज देयर मास्टर्स, और वो खुद मान लेते थे कि हमारे जो मास्टर्स हैं वो मुगल वाले हैं। By the 18th century, the provision of emperor was consolidate their independent political identities। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अलग अलग स्लेव्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली, उनको अलग अलग रूल बन गया, वो अलग अलग जीने लगे, बात खत्म, मुगल टूट गए। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव लाइफ लिव लाइफ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लिव लाइफ लव लाइफ। टेक केयर। बाय बाय।